हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स की जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आई एम अंकुर मिश्रा और आज हम फिजिक्स के एक ऐसे भूत के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बच्चे को सताता है। जब मैं पढ़ता था तभी इसने भूत ने मुझे भी बहुत सताया था, लेकिन मेरे टीचर्स की मदद से विद द टाइम मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी जिससे मैं उस भूत को भगाना सीख गया, मतलब उस भूत के डर को भगाना सीख गया। और उस फिजिक्स के भूत का नाम है न्यूमेरिकल। देखो, सब बच्चे क्या है, एक ना एक पॉइंट पर न्यूमेरिकल्स पे, जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स शुरू होते हैं तो उस पे आके अटकते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम आती है। फिर उनको ये लगता है कि उनको फिजिक्स समझ में नहीं आ रही, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमेरिकल्स फिजिक्स का बहुत ही एक आसान हिस्सा है, एक कॉन्सेप्चुअल, एक अप्लाइड हिस्सा है, जहां पर आप अपनी इंफॉर्मेशन जो आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, उसको अप्लाई करके निकाल सकते हो कि कैसे कोई गिवन प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। तो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के इस स्ट्रगल को, न्यूमेरिकल के स्ट्रगल को हम खत्म से कर सके। तो वेलकम टू आवर चैनल, और आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल स्ट्रगल ओवर। देखो, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो ये स्ट्रगल आ रहा है तो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले रीजन पता होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि ये समस्या आ किस चीज के कारण रही है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसके रीजंस क्या क्या है। तो रीजंस बिहाइंड द स्ट्रगल, सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। सर इसका मतलब क्या है? सर हम तो कॉन्सेप्ट सारे क्लास में बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, सब कुछ हमें जो टीचर पढ़ाते हैं वो सब समझ में आ जाता है, फिर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? बेटा, कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो टीचर ने लॉ बताया, जो टीचर ने आपको बात बताई उस समय आपको समझ में आ गया और फिर आप जाके घर जाके भूल गए, या उसको आप कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। भाई, जैसे कोई भी टीचर आपको कोई भी चीज बताता है तो क्या करता है कि आपको चार बात उसके है ना, जो एग्जाम्पल्स है वो बताता है। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल में बताऊं कि मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर की तरह क्यों यूज करते हैं, ये सबको पता है कि वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और उसका जो हिस्सा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, इसलिए उसका जो रेंज ऑफ व्यू है वो क्या होता है, ज्यादा। लेकिन कभी तुमने उसके बाद अपने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में जाके देखा? सबके घर में गाड़ियां होती हैं, सबकी गाड़ियों में रियर व्यू मिरर होता है, कभी आपने देखा घर जाके? तो यहां से हमारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो कमजोर होना शुरू होती है कि हमें पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज है कि कॉन्सेप्चुअली हमने अगर किसी चीज को क्लास में समझ लिया है तो क्लास के बाद भी वो चीज हमें समझ में आनी चाहिए। इसके लिए हमें करना क्या होगा? इसके लिए करना है कि हम क्लास के बाहर जाके भी उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करें हमारी डेली की लाइफ में। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। सर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, मैं कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर लेता हूँ, लेकिन न्यूमेरिकल पढ़ के समझ में ही नहीं आता कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। दिस इज लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, कि हमें समझ में ही ना आए कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है, उसकी भाषा क्या है, तो फिर क्या मतलब है इस नॉलेज का। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल आखिरकार बोल क्या रहा है, उसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उसने कौन कौन सी वैल्यूज दी है और कौन कौन सी वैल्यूज हमें उससे निकालनी है। तो लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन इज ऑल्सो वेरी बिग फैक्टर, जिसकी वजह से बच्चों के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनको यही समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है और पूछ क्या रहा है। अगला आता है लैक ऑफ मेमोराइजेशन ऑफ फॉर्मूला। सर मेरी तो इंग्लिश भी बहुत बढ़िया है, मेरी हिंदी भी बहुत बढ़िया है, जिस भी भाषा में आप पेपर देते हैं वो सब बढ़िया है, मेरे को ये भी समझ में आता है कि न्यूमेरिकल ने पूछा क्या है, न्यूमेरिकल में गिवन वैल्यूज क्या क्या है, सब कुछ समझ में आ गया। लेकिन सर कई बार होता है, मैं ना फिर लगता हूँ अरे हाँ यार सर, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अच्छा तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थी, पहली तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी थी, दूसरी क्या थी अब? ये जो है ना, एक डिस्क्रिपेंसी आ गई ना कि हमें फॉर्मूला समय पे याद ही नहीं आ रहा। जब फॉर्मूला याद नहीं आएगा तो फिर आपके पढ़ने का, आपके कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या है? तो अगर हमें फॉर्मूला की मेमोराइजेशन नहीं है, फॉर्मूला हमें याद नहीं है, तो न्यूमेरिकल आते हुए भी हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है कि वैल्यूज निकालेंगे कैसे। लास्ट इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमें सब आता है, कई बार ऐसा नहीं है, देखो सारे बच्चे जो है उनको आता है, हर एक के पास इतना कैलिबर है कि आप आसानी से चीजों को समझ सके, लेकिन प्रॉब्लम आती है फिर कॉन्फिडेंस की। कई बार हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, हमें लगता है यार आज तक तो न्यूमेरिकल हुए नहीं, अब कैसे सॉल्व हो जाएंगे, मैं कर रहा हूँ तो कुछ गलत ही कर रहा हूँ। लेकिन और सबसे जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि ये न्यूमेरिकल इतना आसान कैसे है?
कई बार होता है ना कि सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल होता है, सिंपल सिंपल चीज पूछी होती है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा, आंसर आ गया, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है, यार ये इतना आसानी से तो नहीं होगा। तो ये चीज भी गलत है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि अगर मुझे ये चीज समझ में आई है, क्वेश्चन मैंने पढ़ा, समझ में आ गया, मुझे कॉन्सेप्ट याद आ गया, मुझे फॉर्मूला याद आ गया, तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप आसानी से उसको लगा सको और उसके बाद आगे जाके सॉल्व कर सको। तो ये जो बेसिकली चार रीजंस हैं, इसकी वजह से हम जो न्यूमेरिकल है उसमें स्ट्रगल करते हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करें, इस प्रॉब्लम को, इन रीजंस को जिसके कारण स्ट्रगल चालू हुआ है, इसका सल्यूशन क्या है वो देखते हैं। बहुत बेसिक, बहुत आसान से सोल्यूशन। आपको लगेगा यार सर ये तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन नहीं बेटा, क्या होता है कई बार है ना, हम चीजों को छोड़ देते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, या फिर हम चीजों को उतनी महत्व नहीं देते हैं। तो कुछ कुछ बातें हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिससे आप इस स्ट्रगल से पार पा सकते हैं। सबसे पहला है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। कई बार बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं है। बेटा ये तो की रूल है। आप जब एग्जाम भी देते हो तो एग्जाम में भी आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए। वो इसलिए दिया जाता है कि आप पेपर को ढंग से पढ़ो, ढंग से समझो। तो सबसे पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्योंकि जब आप ढंग से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज विजुअलाइज बाय मेकिंग अ डायग्राम। अब देखो क्वेश्चन पढ़ लिया, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन इट, आफ्टर सम टाइम इट कम्स टू रेस्ट एंड मास ऑफ द कार इज 500 kg, फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक। तो अब विजुअलाइज करो। ऐसा थोड़ी ना कि विजुअलाइज करने में जब डायग्राम बना रहे तो कार ही बनानी है, मर्सिडीज ही बनानी है, कि ऑडी ही बनानी है, नहीं। एक डब्बा बनाओ, उसको कार बोल दो ना, किसने मना करा। डब्बा बनाया, उसकी स्पीड लिखी 40 किलोमीटर पर आवर, उसके ऊपर मैंने अगर ब्रेक लगाए हैं, क्या कर रहा है, ब्रेक उसकी स्पीड को कम कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन उसके ऑपोजिट जाएगा। फिर वो धीरे 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 रुक गई, तो इनिशियल स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, फाइनल स्पीड रुकने पर कितनी हो गई, 0। तो ये विजुअलाइज करो कि डब्बा पहले यहाँ था, फिर धीरे धीरे चलते चलते यहाँ आके रुक गया, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी हो गई, 0। तो ये विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विजुअलाइज करो, उसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। इससे आपकी जो कॉपी की रिप्रेजेंटेशन है वो भी अच्छी होगी, प्लस आपको चीजें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है। अब उसने बोला कि मान लीजिए 10 सेकंड बाद जाके रुक गया, तो आपने टाइम लिख दिया उसके ऊपर 10 सेकंड। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, राइट द गिवन वैल्यूज। वही चीज विजुअलाइजेशन आपने डायग्राम में लिखा कि u बराबर 40 था, v बराबर 0 हो गया, t बराबर 10 सेकंड था। फिर उसके बाद क्वेश्चन जब सॉल्व करो, तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने का, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो बेसिक स्टेप होते हैं, उसमें सबसे पहला स्टेप जब आप सोल्यूशन लिखते हो ना, यही आता है गिवन। सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी होती है उसमें, गिवन की, गिवन क्या क्या वैल्यूज है, और वही हम सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले वो चीजें लिखो कि क्या क्या वैल्यूज गिवन है, कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, या मान लीजिए लेंस का क्वेश्चन है, या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है कि मुझे रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, मुझसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया। तो सबसे पहले लिखो राइट द वैल्यूज गिवन, और उसके बाद आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड, मतलब वही चीज कि आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा क्या गया है। जैसे मैंने अभी आपको एक कार के क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था, तो उसमें पूछा क्या था कि फोर्स कितना है, तो हमें एफ बराबर क्वेश्चन मार्क लग दिया। ठीक है। अब हमें याद रखना है कि भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। क्या मास गिवन है क्वेश्चन में, हाँ। क्या मेरे को एक्सेलरेशन गिवन है, नहीं। तो अब ढूंढो कि भैया मैं एक्सेलरेशन निकालू तो निकालू कैसे, मतलब आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड के बाद रिकॉल द फॉर्मूलाज, कि भैया इसके अंदर जो पूछा गया है उसके फॉर्मूला क्या है। जैसे फोर्स पूछा था, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू एम ए, लेकिन इसमें ए भी गायब है, तो इस ए को निकालने के लिए और क्या फॉर्मूलाज हैं वो चाहिए, मतलब कनेक्टिंग द डॉट्स। इसका मतलब ये कब आएगा, ये कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा जब हम प्रैक्टिस करें। तो सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर है, ये सारे पॉइंट्स को हम डेली प्रैक्टिस करें। क्या, पहले तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि भैया क्वेश्चन में लिखा क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। दूसरी चीज, उस क्वेश्चन में जो भी लिखा है, जो भी पूछा है, जो भी कहा है, उसको डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। तीसरी चीज, उसके अंदर जो गिवन वैल्यूज है उसको लिख दो कि भाई क्या क्या चीजें गिवन है, कि ये वैल्यूज गिवन है, हाँ चलो ये चीजें हैं जो मुझे पता है, इन्हीं की हेल्प से मुझे अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने में निकालना क्या क्या है, तो आइडेंटिफाई व्हाट इज आस्क्ड, कि भाई पूछा क्या है उसको पता करो कि भैया क्या क्या पूछा है। उसके बाद फॉर्मूलाज रिकॉल करो कि कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो आप इसमें लगाएंगे, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। एंड लास्ट इज कनेक्ट द डॉट्स। क्या पूछा है, इस पूछे हुए में क्या पता नहीं है, इस क्या पता नहीं है को कहाँ से निकालोगे,
ये सब चीजें, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, बस आपको थोड़ा सा शांत मन से रिकॉल करने की जरूरत है। और ये शांत मन से रिकॉल करना ये कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप ये इसको एक एसओपी बना लो अपने लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इन इन स्टेप्स में सॉल्व करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पहले आपसे मान लीजिए 10 में से सिर्फ 2 न्यूमेरिकल होते थे, तो इस स्टेप्स को फॉलो करते करते कम से कम 10 में से 5 तो आप बना ही लोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले स्टेप में पहली बार में 10 में से 10 पे मतलब आ जाओगे, ऐसा नहीं है, लेकिन आप जहां 10 में से 2 पर थे, आप 10 में से 5 पर आ जाओ। ठीक है, तो पहले इन स्टेप्स को फॉलो करो, फिर आगे क्या कर सकते हैं। सर ये वाले स्टेप तो सारे कर लिए, लेकिन तब भी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा, भाई इसके अंदर कुछ छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती है। कहते हो ना, घर जाके एग्जाम हुआ, घर पे मम्मी पापा ने पूछा कैसे नंबर आएंगे, पापा मम्मी इस बार तो बहुत अच्छा पेपर हुआ, एकदम फुल में से फुल लेके आऊंगा, नहीं तो 90% मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जब तुम रिजल्ट देखने जाते हो तो रह जाते हैं 80%। फिर आप पेपर देखते हो, तो पेपर में आप देखते हो कि अरे यहाँ पे प्लस का साइन था, यहाँ माइनस का, मैंने मैंने माइनस का लिख दिया। तो सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या है हमारी, जिसको हम दूर करें, जिससे कि हमारा जो न्यूमेरिकल है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सके। कई बार क्या होता है, हमें सब आता होता है, लेकिन हम कुछ छोटी छोटी बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक कर देते हैं, जिनको सिली मिस्टेक्स बोलते हैं, जिसके कारण हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम आती है। तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए, पहली चीज है कॉपिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। मान लो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है कि जो ऑब्जेक्ट की दूरी है वो 30 मीटर पे है या 30 सेंटीमीटर पे, और तुमने लिख दी इमेज की दूरी। मतलब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u बराबर 30 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन तुम जब सोल्यूशन कर रहे हो, तुमने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें तुमने जल्दबाजी में या बिना ध्यान दिए तुमने लिख दिया सोल्यूशन करते टाइम v बराबर 30 सेंटीमीटर, हो गई गड़बड़। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 था, तुमने इमेज डिस्टेंस को 30 कर दिया। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कॉपी करना, कि भाई मैंने क्वेश्चन से चीजें ही गलत उतार ली। ठीक है, उसके बाद स्किपिंग स्टेप बहुत ज्यादा बार बच्चे करते हैं। मतलब देखो, एक एक होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को आप थोड़ा सा स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ, कि भाई 100/20 लिखा है, तो मैं उसको बार बार काट काट के, कि पहले 2 से काटूंगा फिर वापस से 2 से काटूंगा, वो करने की बजाय आप उसको सीधे 5/1 कर दो। लेकिन जहां पर स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है वहां तो लिखो। क्यों, क्या क्या होता है, कई बार आप स्टेप्स को खा जाते हो। हमने मेंटली स्टेप सॉल्व करे, कई बार होता है उस मेंटल स्टेप सॉल्विंग के टाइम पे, देखो एग्जाम के टाइम पे हमें प्रेशर होता है, या प्रैक्टिस के टाइम पे कई बार हमें परेशान होते हैं कि यार ये भी करना है, ये भी करना है, कैसे करेंगे। तो हम मेंटली जब स्टेप्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ पॉइंट्स को खा जाते हैं। अब खा गए, कुछ कुछ स्टेप्स के अंदर क्या होगा कि प्लस करना था माइनस कर दिया, मल्टीप्लीकेशन करना था डिवाइड कर दिया, तो वहीं से आंसर गलत होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय हमें रियलाइज नहीं होता, फिर हमारा धीरे धीरे वही जो गलती पहले दूसरे स्टेप में हो गई, अब वो नीचे तक जाएगी। पहला दूसरा स्टेप गलत हुआ तो पूरा न्यूमेरिकल गलत होगा, तो इसलिए स्टेप कभी स्किप नहीं करने। देखो बेसिकली वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप आंसर लिखते हो, उसमें हर एक चीज के नंबर होते हैं। सबसे पहले आपने गिवन लिखा, जैसा अपन ने डिस्कस करा था, फिर आपको क्या निकालना है वो लिखा, फिर आपने उसको निकालने के लिए क्या क्या फॉर्मूलाज चाहिए वो लिखा, फिर फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करे। जब वैल्यू पुट कर रहे हो तो भी स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जो सोल्यूशन करोगे, उन स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टेप्स लिखो। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 2 रीजंस, पहले तो वो नंबर दिलाएगा तुम्हें, दूसरी चीज तुम्हारी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेप्स स्किप ना करें। तीसरा है कैलकुलेशन एरर। जल्दबाजी थी, पता नहीं कौन सी जल्दबाजी में थे, 4 × 4 16 लिखना था, 4 × 4 8 लिख के आ गए और आंसर निकाल दिया, हो गया गलत। 16 की जगह 8 लिख दिया, हो गया गलत। तो कैलकुलेशन एरर्स जो माइन्यूट माइन्यूट एरर्स थे, उनको करना है। जैसे मान लीजिए 2 - 3 लिखा था, हमने जल्दी जल्दी में 1 ही लिख दिया, लेकिन आंसर क्या आना चाहिए था, -1। तो इन चीजों को हमें रेक्टिफाई करना है, इन चीजों को हमें कम से कम करना है, अवॉइड करना है, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही से सॉल्व हो। इसके लिए क्या करें, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, डेली। अब प्रैक्टिस के टाइम पे थोड़ा सा वही चीज जो हमने बोला, इंफॉर्मेशन से ही कॉपी करो, स्टेप्स स्किप मत करो, प्लस कैलकुलेशन के दौरान थोड़ा सा अपने माइंड को खोल के रखो, क्या लिखा है देखो, इसके बाद सॉल्व करो। अगला आता है नॉट राइटिंग यूनिट्स। बहुत ये तो सबसे कॉमन मिस्टेक, सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक जो किसी भी बच्चे की कॉपी में हम भी देखते हैं, वो ये कि वो यूनिट ही नहीं लिखता। उसने आंसर लिख दिया 40। अब भैया वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट की दूरी है, इमेज की दूरी है, फोकल लेंथ है, पार है, एनर्जी है, क्या है, किसको पता। यही मैंने लिख दिया 40 मीटर पर सेकंड, तो हाँ ये वेलोसिटी है।
यही लिख दिया 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन है, यही लिख दिया 40 न्यूटन, ये है फोर्स। तो यूनिट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसके मार्क्स भी होते हैं, प्लस यूनिट्स लिखने से हमें ये पता रहता है कि भैया कहीं कन्वर्जन तो नहीं करना है। जैसे कि सबसे ज्यादा मिस्टेक ये कहाँ होती है, जब आपके मोशन इन 1D मतलब मोशन वाला जो चैप्टर है उसमें, और आपके जो फोर्स वाला चैप्टर है उसमें, या फिर जब आप इमेज डायग्राम्स बनाते हैं या इमेज के डिस्टेंस निकालते हैं या फिर पावर निकालते हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्यों मिस्टेक होती है? क्यों? क्योंकि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, उसके अंदर f की वैल्यू मीटर में ही आनी है। लेकिन कई बार हम ध्यान ही नहीं देते, हम इसको सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करके आ जाते हैं और हम सोचते हैं वाह वाह हमने सही कर लिया, लेकिन भैया जहां पर मीटर में आंसर रखना जो वैल्यू है वो रखनी थी, वहां पे हम सेंटीमीटर में रख के आए और आंसर गलत हो गया। सिमिलरली किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दे रखी, टाइम सेकंड में दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम उसको डिवाइड करके ऐसे ही चल के आ गए और हमें सोचा कि हमने हवा हमने एक्सेलरेशन सही निकाल लिया, हमने फोर्स सही निकाल लिया, सब सही निकाला, बाद में पता चलता अरे यार इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना था। तो ये यूनिट्स हर स्टेप में यूनिट लिखने हैं, गिवन के अंदर जो जो वैल्यूज है उसके यूनिट आने चाहिए, जो पूछा गया है उसके अंदर जो पूछा गया है आपको पता होने चाहिए मेंटली कि इसके क्या क्या यूनिट्स होने होंगे। भाई ऐसा यूनिट सबके पढ़ाते हैं कि इसका ऐसा यूनिट ये है, इसका ऐसा यूनिट वो है, तो वो आपको पता होने चाहिए और वो आपको लिखने हैं इन ईच एंड एवरी स्टेप, ठीक है। लास्ट, गिविंग अप वेरी अर्ली। ये ना बहुत डिस्क्रिपेंसी वाला क्वेश्चन जो है पॉइंट है, लेकिन इसको समझो आप। हम गलत समय पे गिव अप कर देते हैं और गलत समय पे गिव अप नहीं करते हैं। अब इस क्वेश्चन इसका मतलब समझो, देखो, गिव अप करना इज नॉट बैड एंड गिव अप करना इज नॉट गुड। बैड कब है कि यार आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक क्वेश्चन करा, उसके सोल्यूशन एक बार गलत आया, आपने उसको छोड़ दिया, एक बार में आपने गिव अप ही कर दिया, यार ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, मैं क्या ही करूंगा, आपने दूसरी बार ट्राई नहीं करा। या मान लीजिए आपने एक बार करा, दो बार करा, नहीं आया, फिर आपने छोड़ दिया। नहीं बेटा, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो पीछे लगे रहो, नहीं क्यों नहीं हुआ, पहली बार करूंगा, वापस से पढ़ा क्वेश्चन, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, यूनिट्स में तो कोई गलती नहीं करी, देखी मैंने सब सही है क्या, फॉर्मूला सही नहीं लगाया क्या, या मैंने कुछ स्टेप स्किप कर दिया था क्या, आपने सब देखा। फिर से अगर गलत आया तो दूसरी बार करा, तीसरी बार करा, चौथी बार करा, प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करने का मतलब ही है कि आप सीख रहे हो। प्रैक्टिस करते टाइम आपने अगर एक क्वेश्चन को 5 बार भी गलत करा तो आपको ये तो पता चला कि इस क्वेश्चन को 5 तरीके हैं जिन तरीके से क्वेश्चन गलत हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो बच्चों से नहीं सॉल्व होते, भाई कई बार उनको टीचर्स की, अपने बड़ों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके आप पूछो। लेकिन अगर आप एक बार में पढ़ा और पढ़ने के बाद ही आपको समझ में नहीं आया कि अरे और ये तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इससे कैसे होगा, छोड़ देते। ये सॉल्व करा, एक बार आंसर नहीं आया, दो बार नहीं आया, छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। गिव अप नहीं करना है एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस। कम से कम मैंने अगर 5 से 6 बार एक ही क्वेश्चन को गलत करा है तो मुझे ये तो पता चला कि इसके 6 तरीके हैं गलत होने के, तो वो नहीं करना है। लेकिन अब गिव अप कब करना है? जब आप नहीं करते हो। मतलब एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, मान लो उसमें आप अटके कि अरे यार इसका एक बार आंसर नहीं आया, नहीं यार ये 2 बार आंसर नहीं आया, तो तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें आगे मूव ऑन करना है कि भैया मैं कहीं अगले जो क्वेश्चन है उनको गलत ना कर दूं। लेकिन तब तुम गिव अप नहीं करते, तब तुम उसके पीछे लगे रहते हो, एक बार नहीं करा, 2 बार नहीं करा, 4 बार नहीं करा, तुम करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, करते ही रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसा लगेगा कि आंसर सही नहीं आया। और उसमें तुम 15-20 मिनट ऐसे ही गवा देते हो, फिर तुम करते हो पैनिक कि यार मैंने तो 15-20 मिनट इसी क्वेश्चन में गवा दी, आगे जाके 20 क्वेश्चन और है, अब मैं इतने सारे क्वेश्चन इतने कम समय में कैसे करूंगा। वहां पे जरूरी है कि उस समय इस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे जाओ, आगे जाके फिर बाद में कर लेना जब सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो गिविंग अप वेरी अर्ली एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, इट इज वेरी बैड, यू शुडंट डू इट। आपको कम से कम 4 से 5 बार एक क्वेश्चन को करो कि अगर मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा, कम से कम 4 से 5 बार उसको ट्राई करो कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, मैंने क्या गलती करी है। तब भी आंसर ना आए तो फिर अपने टीचर से जाके पूछो कि सर मैम या मैंने क्या गलती करी है, यहाँ पे आपके आप हमसे पूछे कि ये क्वेश्चन था, इसमें हमने क्या गलती करी है जिससे कि हम इसको सॉल्व करने में हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है। हम बताएंगे आपको, तब आपको ये पता चलेगा अच्छा मैंने इन इन क्वेश्चन में ये गलतियां करी थी और ये सही तरीका था। तो आपको ये पता है कि ये क्वेश्चन कैसे गलत होता है और ये भी पता है कि इसको सही से कैसे सॉल्व करना है। तो फिर आपके जब एग्जामिनेशंस होंगे तब आपके इसके क्वेश्चन को गलत करने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ बोनस टिप्स। बोनस टिप्स मतलब कुछ ऐसे टिप्स जो आप जनरली आप डेली जिसको अप्लाई करेंगे उससे आपके जो न्यूमेरिकल स्ट्रगल है ओवर हो जाए। पहली चीज,
सॉल्व द क्लास न्यूमेरिकल्स अगेन। जो आपको क्वेश्चंस क्लास में सर ने मैम ने कर पढ़ाते वक्त करवाए हैं उनको वापस से घर जाके खुद से सॉल्व करो, देख देख के नहीं करना कि क्वेश्चन देखा इसका सोल्यूशन था, अच्छा ये स्टेप में ये करें, ये स्टेप में ये स्टेप में ये तो रटना हो गया, ये तो याद करना हो गया। न्यूमेरिकल को याद थोड़ी ना होता है। न्यूमेरिकल को याद करोगे क्या, इसकी वैल्यू बदली न्यूमेरिकल बदल गया, लैंग्वेज हल्की सी बदल दी तो न्यूमेरिकल बदल गया। तो क्या करना है, न्यूमेरिकल को जो इस क्लास में करवाया है उसको फिर से करना है। सर फिर से करने का फायदा क्या है, भी क्लास में समझा था तो हमारे अंदर वो नॉलेज फ्रेश है दिमाग में। अगर मैं उसको वापस से घर जाके एक बार सॉल्व कर लिया तो क्या होगा कि वो जो फ्रेश नॉलेज है मैंने उसको लॉक कर लिया कि अच्छा हाँ इस टाइप का न्यूमेरिकल है तो ये ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है। अब क्लास में एक टीचर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराते हैं डेली, कम से कम अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें 5 से 6 न्यूमेरिकल्स डेली हो जाते हैं। उन 5 से 6 करे हुए न्यूमेरिकल्स को अगर तुम घर जाके वापस से करोगे तो उसमें तुम्हें 15 से 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा स्टार्टिंग में। और जब तुम्हारी डेली की हैबिट हो जाएगी तो वो 5 से 10 मिनट में तुम सारे न्यूमेरिकल्स को निपटा दिया करोगे। तो वो चीज आप प्रैक्टिस शुरू करो कि जो सॉल्व करवाया है क्वेश्चन क्लास में उसको तो घर जाके खुद से सॉल्व करना ही करना है। उससे हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो लॉक हो जाएगा हमारे ब्रेन में। प्रिपेयर अ फॉर्मूला शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक फॉर्मूला शीट बनाए। बच्चे यही काम नहीं करते हैं, क्या करते हैं, अच्छा फॉर्मूला याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया, याद कर लिया, फिर जब एग्जाम में लिखने आए तो भूल गए। इससे अच्छा क्या है, प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, फॉर्मूला शीट बनाकर। जैसे जैसे आपके क्लास में चैप्टर्स प्रोसीड हो रहे हैं पर चैप्टर फॉर्मूला शीट बनाते जाओ। जैसे मान लो पहला चैप्टर मोशन कराया क्लास 9 का, उसमें सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिखा, फिर एवरेज वेलोसिटी का लिखा, फिर एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक v+u/2, दोनों फॉर्मूले लिख दिए। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, फिर आए इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन के फॉर्मूले। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्लास में पढ़ाते जा रहे वैसे वैसे आप अपनी फॉर्मूला शीट भरते जाओ। और फिर उसके बाद वो फॉर्मूला शीट आपकी प्रिपेयर्ड है जिसको देख के आप आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हो कि इस चैप्टर में ये सारे फॉर्मूलाज है, ये मुझे आने चाहिए। अगला है प्रैक्टिस 2-3 न्यूमेरिकल्स डेली। ठीक है। 2 से 3 न्यूमेरिकल्स को डेली प्रैक्टिस करना है दोस्त। अगर आप डेली ये काम करोगे ना, हो सकता है बच्चों अभी आज आप आज से स्टार्ट करो ये वीडियो देखने के बाद, तो हो सकता है कि आपको डेली न्यूमेरिकल 2 से 3 करने में आधा घंटा लग जाए, हो सकता है। लेकिन विद टाइम जब ये 7 दिन हो जाएंगे ना आपको डेली करते करते, तो वो आधा घंटा कब 20 मिनट में बदल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। 7 से 15 दिन हो गए ना, तो ये 20 मिनट कब 15 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे टाइम और कम होता जाएगा। या फिर सबसे बड़ी बात, आप टाइम डिक्रीज करने की बजाय नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स को बढ़ाते जाओ। कि भाई स्टार्टिंग में मैंने शुरू करा था 2 से 3 न्यूमेरिकल रोज करा था, फिर मैंने कुछ 7-8 दिन बाद मैं 3 की जगह 5 न्यूमेरिकल करने लग गया, फिर मैं 7-8 न्यूमेरिकल हो गए, फिर 10 न्यूमेरिकल हो गए, फिर 15 हो गए। तो इससे क्या है, आपकी जो स्पीड है, आपकी एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, आपका जो इंटेलेक्ट है उसके बारे में वो बढ़ता जाएगा। Practice is very important. And then comes the memorization of formula. Memorization is the utmost important thing that you can do. अब मेमोराइजेशन का मतलब क्या है, रटना नहीं। मैंने पन्ना लिया जिसमें मैंने फॉर्मूला शीट बनाई थी, उसको मैंने सामने रखा और रटता गया, नहीं, ये नहीं करना। मेमोराइजेशन का मतलब है कि मैं आप कभी कुछ भी काम कर रहे हो, आप खा रहे हो, उस समय आपने मन में सोचना शुरू करा, अच्छा मैंने ये फॉर्मूलाज लिखे थे, इसका ये फॉर्मूला आएगा, इसका ये आएगा, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, इसका एक और फॉर्मूला आएगा m/a। ये तरीका होता है मेमोराइजेशन करने का। कि मतलब हम शीट नहीं है हमारे सामने, कोई रिसोर्स नहीं है हमारे सामने, बस हमने आंखें बंद करी, हमने कॉन्सेंट्रेट करा और हमारे दिमाग में वो रिकॉल करना शुरू हो गए। तो ये मेमोराइजेशन रोज करा करो। इट वुड, देखो खुद से मेमोराइजेशन कर रहे हो, दिमाग प्रोसेसिंग में लगा रहे हो, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे मेमोराइजेशन करने में, करके देखो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे प्रो टिप, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो सबसे बेसिक है लेकिन सब भूल जाते हैं, वो है रटना नहीं, समझना है। न्यूमेरिकल्स को रटोगे कैसे, रटते नहीं है न्यूमेरिकल्स, समझने हैं। देखो फिजिक्स इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट। अगर आपने फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ लिया कि क्या है, क्यों है, ऐसा किस लिए हो रहा है, इसके कारण क्या होगा, कैसे होगा, तो बस फिर आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, फिर बस आपको एप्लीकेशन पार्ट करना है।
और वो कैसे होगा, वो रटने से तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है। फिजिक्स में तो 100 न्यूमेरिकल, एक चैप्टर के 100 न्यूमेरिकल है, 100 में 100 क्या आप सेम चीज से करोगे? नहीं, अलग अलग है, सब में कुछ कुछ चेंजेस होंगे। तो रटना नहीं है किसी भी चीज को, उसको समझना है कि ऐसे हुआ, ये सॉल्व ऐसे हुआ, ये स्टेप्स आए तो ऐसे आए तो क्यों आए। सो क्या करना है हमें, जो बेसिक हमारे जो रीजंस हैं, देखो हमने अभी 4 रीजन के बारे में पढ़ा कि अगर हमारे पास लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन हुआ, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, फॉर्मूला याद नहीं है, या हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, सब में चारों रीजन नहीं होंगे, सब में कुछ कुछ रीजन होंगे। अपने रीजन को रेक्टिफाई करो कि क्या रीजन है कि मुझे नहीं आ रहा, उसके बाद उनके सोल्यूशन पे वर्क करना शुरू करो, डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो, फॉर्मूला शीट प्रिपेयर करना शुरू करो, और मेमोराइजेशन करना शुरू करो। धीरे धीरे अपने आप विद इन 15 to 20 डेज आप में एक बहुत अच्छा चेंज, आप पॉजिटिव चेंज आप जो है महसूस करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इफ यू फाइंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव, तो प्लीज इसको प्रैक्टिस करना, और मुझे खासकर कमेंट सेक्शन में बताना कि सर पहले मेरे से इतने न्यूमेरिकल्स होते थे, अब मैं इतने न्यूमेरिकल्स करने लग गया हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज, एंड ऑल्सो आपको नेक्स्ट वीडियोज किस टॉपिक के बारे में चाहिए, यू कैन कमेंट दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।